अब हम एक चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका क्या नाम एग्जैक्टली, कंडक्टिंग द किर्प, है ना, कंडक्टिंग द किर्प। चलिए सुनिए, बातचीत बंद, बातचीत बंद। चैप्टर का नाम बोलो, एक बार और, एक बार और, 3 बार नहीं बोलते। जरा बताओ तो इसमें क्या क्या पढ़ना है। अभी इतना ही पढ़ाऊंगा बस, ठीक है, शुरू करें। चलिए, अभी इसका पिछला जो चैप्टर था उसमें आपने पढ़ा था कि सेक्शन 7, 9, 10 में किर्प स्टार्ट कराया जा सकता है। अब इस चैप्टर का नाम है कंडक्टिंग किर्प, जिसका मतलब 7, 9, 10 में एप्लीकेशन एडमिट हो गया, और याद होगा जिस दिन ऑर्डर ऑफ एडमिशन आता है उसी दिन से माना जाता है किर्प स्टार्ट हो गया। तो अब हम किर्प करेंगे, अब हम किर्प करेंगे, मतलब किर्प का प्रोसेस चालू हो गया। अब किर्प करेंगे। अच्छा, किर्प का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, लिक्विडेशन तक पहुंचाना या बचाना, बचाना। तो शुरू करें क्या आप एग्जैक्टली। अब किर्प स्टार्ट हो रहा है, ठीक। आइए देखिए तो क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो क्या हो गया, कंडक्टिंग किर्प। बताओ तो कौन सा चैप्टर लगेगा, चैप्टर 2 और पार्ट 2 सेक्शन 12 से 32, ठीक है। चलिए, सबसे पहले सेक्शन 12, तुम लोग को याद है आईबीसी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है टाइम बाउंड मैनर में काम करना। कहा किर्प स्टार्ट कर रहे हो ना, पहले टाइम बता देता हूं, इतने दिन में किर्प हो जाना चाहिए। सबसे पहला ही सेक्शन किस पर लिखा है कि किर्प, देखो 9, 10, सॉरी 7, 9, 10, 11 आया था क्या, वो जो नेगेटिव लिस्ट था वो किसमें दिया था, 11 में था। 11 के बाद क्या आ गया, 12। तो इनिशिएट हुआ ही था, अब किर्प होना है। किर्प होते ही सबसे पहले क्या बता रहे, पहला ही सेक्शन देखो, कंडक्टिंग किर्प में सबसे पहला ही सेक्शन ही है। सबसे पहले क्या बता रहा है, टाइम लिमिट। भाई मुझे टाइम बाउंड मैनर में काम चाहिए, ये नहीं कि किर्प किए जा रहे हैं 20 साल हो गए किर्प करते करते, सो नहीं, किर्प चाहिए टाइम बाउंड मैनर। तो चलिए देखते हैं टाइम बाउंड मैनर क्या। आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ किर्प अंडर सेक्शन 7, 9 और 10, आप देखो मैंने बोला अब जो भी देखेगा कौन देखेगा, अब सब कुछ किसके हाथ में आ गया, एनसीएलटी के हाथ में आ गया। सारा काम कौन करवाएगा, एनसीएलटी। लिख दिया साफ साफ, 180 दिन के अंदर किर्प खत्म हो जाना चाहिए। 180 दिन कहां से गिनोगे, जी वही डेट ऑफ एडमिशन, क्योंकि वहीं से माना जाता है किर्प स्टार्ट हुआ। तो एक बार किर्प स्टार्ट हो गया तो 180 दिन के अंदर किर्प खत्म हो जाना चाहिए। अब जरा बताओ तो 180 दिन का मतलब 6 महीने, लगभग 6 महीने में वो क्या हो जाना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, अगर नहीं हो पा रहा है 6 महीने में, जैसे बहुत बड़ी कंपनी है, अब बड़ा चक्कर है उस कंपनी के साथ, है ना, इतने डेटर, इतने क्रिएटर, ये वो, टाइम फीस 50 तरीके की चीज, है ना, मालूम चला नहीं हो पा रहा है, तो क्या गलत काम कर देंगे 6 महीने में, जल्दी जल्दी के चक्कर में कुछ भी कर देंगे, ये एक्सटेंशन ले सकते हैं। अगर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, चूंकि किर्प करेगा कौन, डायरेक्शन देगा एनसीएलटी, पर करेगा कौन, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अगर एप्लीकेशन लगा दे, किसको, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को, है ना। अच्छा, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल अपने मन से पहुंचा है या इन लोगों से अप्रूवल लेके पहुंचा है, किन से भाई, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से अप्रूवल लेके पहुंचा है। और अप्रूवल कितना, 66, पुराने वाले बुक में कितना है, अमेंड हो गया, अब 75 नहीं होता है, अब क्या होता है, 66। पुराने में 75 है ना, अब अमेंड हो गया, अब क्या चलता है, 66। अच्छा, 66% कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अगर बोल दे कि हाँ टाइम एक्सटेंड करना है, तो रेजोल्यूशन प्रोफेशनल पहुंचेगा एनसीएलटी के पास और बोलेगा कि सर हमारे कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का कहना है। देखो, कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स का मतलब क्या है, क्रेडिटर ही तो बोल रहा है कोई बात नहीं, ऐसे तो 180 दिन में तुम मेरा मामला सॉल्व कर देते, ज्यादा अच्छा था, लेकिन नहीं हो पा रहा है, तो चाहो एनसीएलटी से क्या ले लो, एक्सटेंशन। अच्छा, एक बात बताइए, सबसे ज्यादा परेशान कौन है, क्रेडिटर ही। तो क्रेडिटर खुद ही अगर तैयार हो गया है, अच्छा क्रेडिटर में से कितने लोग तैयार हो गए, 66% क्रेडिटर्स खुद ही तैयार हो गए, तो फिर आप रेजोल्यूशन प्रोफेशनल धक से कहां पहुंच जाएगा, एनसीएलटी के पास, और एनसीएलटी से क्या मांग सकता है, एक्सटेंशन मांग सकता है। अच्छा, एक्सटेंशन देखो कितना दिया, तो देखो मतलब हद हो गया कंजूसी का, 1 एक्सटेंशन, वो भी मैक्सिमम 90 डेज का, एक ही एक्सटेंशन मिलेगा, और वो भी कितना दिन का, मैक्सिमम 90 डेज का। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है?
तो हम ऐसे बोल सकते हैं 180 प्लस 90, हमेशा ही बोलोगे 270 या 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, प्लस 90 होगा कि नहीं होगा वो जरूरी नहीं, याद रहेगा। बाकी एक बात बताओ, ये जो बोला है कि वोट ऑफ 66% ऑफ वोटिंग शेयर्स, तो क्रेडिटर्स के पास वोटिंग शेयर किस चीज से आएगा कि उसने कितना लोन दिया है, मतलब उसी से तो आएगा। तो देखो वोटिंग शेयर का मतलब क्या है, वोटिंग शेयर मीन्स द शेयर ऑफ द वोटिंग राइट ऑफ अ सिंगल फाइनेंशियल क्रेडिटर इन द कमिटी ऑफ क्रेडिटर which is based on the proportionate of financial debt owed to such financial creditor in relation to the financial debt owed by the corporate debtor। ये समझ में आया? इसको पढ़ो अच्छे से। वो जितना लोन दिया रेशियो निकालेंगे टोटल जो चलो सुनो, सुनिए, एक तो कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स है, इसमें ए बी सी 3 क्रेडिटर है, लेकिन कंपनी में ज्यादा क्रेडिटर हैं। टोटल कंपनी में ए भी क्रेडिटर है, बी भी है, सी भी है, डी भी है और ई भी है। ए ने दिया था 10 लाख का लोन, बी ने दिया था 20 लाख का लोन, सी ने दिया था 40 लाख का लोन, 40 20 70 10 80, 5 लाख का लोन, 15 लाख का लोन, कितना हुआ? वो चाहिए था मुझे। ऐसे टोटल लोन तो 100 लाख का है, लेकिन ये सारे लोग होते हैं क्या कमेटी में? सारे लोग हो जाएंगे तो हद हो गया, फिर कमेटी इतना लंबा चौड़ा बन जाएगा। कमेटी में सिर्फ 3 ही लोग थे, ए बी सी। ए का कितना? अच्छा, तो आंसर ठीक करना तो बड़ा आसान है, देखो हो गया। अच्छा, इसमें से कमेटी में कितने लोग चुन के आए थे? 3 ही, ए बी सी। ए का बोलो, बी का बोलो। अब तुम मुझे ये बताओ, अब इसका जब वोटिंग परसेंटेज बनेगा तो कैसे बनेगा? 60 कितना बोला? 66। तो 66 किसका? 40 20 60 10 70 का या 100 का? नहीं समझ में आया? कमेटी में तो 3 ही है ना, और कमेटी में अगर 3 है तो 3 का तो 40 20 60 और 10 70 ही बन रहा है, लेकिन टोटल तो 100 है। तो 100 का 66 या 70 का 66? 100 का 66। लेकिन अगर मान लो अगर मैं इसमें बोल देता कि सी नहीं है, सिर्फ 2 ही लोग क्रेडिटर हैं, तब तो कभी जिंदगी में हो ही नहीं पाता पास। नहीं समझ में आया? 100 का 66% होगा, लेकिन 66% होगा पहले तब ना। याद रखिएगा, जितने लोग, फिर से पढ़ो तो एक बार उसको। अच्छा बुलाना पड़ेगा, इसको पढ़ो फिर से। इंडिविजुअल क्रेडिटर का ही देखना है, टोटल का नहीं देखना है। तो इंडिविजुअल का मतलब हुआ सिर्फ इसमें कितने लोग हैं? 3। तो तीनों को जोड़ दो, तो 40 20 60 10 70 ऐसे होगा, या इस इंडिविजुअल का टोटल में कितना बनता है ऐसे होगा? इंडिविजुअल का टोटल में कितना बनता है? अच्छा, अगर तीनों लोग हाँ बोल दे तो ऐसे तो कमेटी के हिसाब से 100% है, पर टोटल के हिसाब से तो ये 70% ही है ना। समझ में आया कि नहीं आया?
तो याद रखना, इसका मतलब इंडिविजुअल इन रेस्पेक्ट ऑफ कमिटी नहीं, इंडिविजुअल इन रेस्पेक्ट ऑफ टोटल। समझ में आया? उस हिसाब से लिया जाएगा। लेकिन अगर कमिटी में कम लोग हैं तो फिर प्रोपोर्शनेट निकालना पड़ेगा कि टोटल का कमिटी कितना प्रोपोर्शनेट है, उसी तरीके से उसकी होल्डिंग कितनी प्रोपोर्शनेट है। ऐसे करके तब जाके क्या निकलेगा, वोटिंग परसेंट। भाई कुछ लोगों को लग रहा है हमारे एग्जाम में इतना से ज्यादा नहीं आएगा, समझ गए, बात खत्म। चलिए जी, अब जल्दी बताओ, पहले जल्दी बताओ, टाइम लिमिट 180 प्लस 90 है ना, सीधा दोनों जोड़ के एक ही साथ मत बोल देना। 180 प्लस 90, प्लस 90 कब है, जब एक्सटेंशन मिले तो, वो भी किससे पूछ के, 66% ऑफ कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स से पूछ के जाएगा कौन, आरपी, और आरपी क्या लेके आएगा, एक्सटेंशन। चलो अब हेडिंग, हाँ ये देखो, ये लाना पड़ेगा पहले, बस एक लाइन बोलूंगा, तुम बताना इसका मतलब। ये जो ये कमेटी बनी है, कमेटी के हिसाब से परसेंटेज तय होगा या इस इंडिविजुअल का टोटल से मिलाकर देखा जाएगा। आप जानते हैं अगर आप कमेटी के हिसाब से देखेंगे तो ये 10 माना जाएगा 70 में, और 10 70 में 10% से तो ज्यादा हो जाएगा, नहीं समझ में। लेकिन अगर इसको टोटल से देखेंगे तो 10% है। तो टोटल से जोड़ के देखेंगे कि कमिटी से जोड़ के देखेंगे, टोटल से जोड़ के देखेंगे, है ना। कमिटी से अगर जोड़ के देखेंगे तो बहुत बार कमिटी इतनी छोटी बन जाएगी, मालूम चला उसमें तो 5% वाला ही बन जाएगा 60%। अगर अच्छे बात हो, इसमें तो चलो एक सी बहुत बड़ा था तब ना, लेकिन एकदम छोटे छोटे को ले लेते तो मालूम चला छोटे छोटे ने वाले ने बड़े वाले का डिसीजन ले लिया, नहीं समझ में आया। जैसे इसमें से सिर्फ मैं इसको उठाता, एक को 5 वाले को, और 10 को उठाता और इसको उठाता, सिर्फ इसी तीनों को कमिटी में रखे रहता, तो 20 10 30 5 35 में से 66, तो बहुत छोटा हो जाता। अब वो जो डिसीजन लेता वो सब पे बाइंडिंग होता, नहीं समझ में आया। तो कमिटी के हिसाब से तय होगा या टोटल के हिसाब से तय होगा, टोटल के हिसाब से तय होगा। तो 10 70 का या 10 100 का, 10 100 का। फिर उस जैसे इसने हाँ बोला तो क्या माना जाएगा कि 10% हाँ बोला है, या 70 का 10%, मतलब 70 का 10 जो बनता होगा। अच्छा 70 का 10 कितना बनता है, टोटल 70 है और उसमें आपके पास 10 है, तो कितना परसेंट होल्डिंग आपकी, 14। तो तुम जल्दी बोलो, अब बोलो, अब समझ में आ गया। ए ने हाँ बोला है तो क्या जोड़ोगे, 10% हाँ है या 14% हाँ है, 10% हाँ है। कितना हाँ है, 10%। क्योंकि जब इसका देखेंगे तो किससे जोड़ के देखेंगे, टोटल से जोड़ के देखेंगे, तो टोटल से जोड़ के देखो तो 10% है। लेकिन कमिटी से अगर जोड़ के देखोगे तो यही 10 कितना बन जा रहा है, 14। ऐसे में तो मामला बिगड़ जाएगा। तो याद रखिएगा हमेशा किससे जोड़ेंगे, टोटल से। चलिए अब ये पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये क्या देखो तो, डिक्लेरेशन ऑफ मोरेटोरियम एंड पब्लिक अनाउंसमेंट। ठीक है, सुन लो, बातचीत करना बंद करो। देखो अब ध्यान से सुनते रहो कैसे कैसे। आप जानते हैं एक बार 7 9 10 में अगर एनसीएलटी मान गया कि हम किर्प करेंगे तो अब सारा काम एनसीएलटी को करना है। एनसीएलटी तुरंत 3 चीजें करेगा। सबसे पहले तो मोराटोरियम डिक्लेयर करेगा। मोराटोरियम क्या होता है बता रहा हूं, बस 2 मिनट में बता रहा हूं। मोराटोरियम क्या करेगा, डिक्लेयर करेगा तुरंत। ठीक, दूसरा तुरंत एक पब्लिक अनाउंसमेंट करवाएगा एग्जैक्टली, और उसमें क्या मंगवाएगा, सबसे क्लेम कि देखो भाई इस कंपनी का किर्प स्टार्ट हो रहा है, जिसका जिसका क्लेम बनता है इस कंपनी पर, इतने तारीख को इतने बजे यहां पे आ जाओ, है ना। अब वो कितने तारीख को कहां कैसे आ जाओ ये कहां बताया जाएगा अच्छे से। और तुरंत क्या अपॉइंट कर देगा, एक इंटरिम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। तो जल्दी बताओ, जहां किर्प स्टार्ट हुआ 3 चीजें तुरंत होंगी, बोलो। एक तो मोराटोरियम डिक्लेयर होगा तुरंत सेक्शन 14 के हिसाब से। सेक्शन 15 के हिसाब से क्या होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट होगा, और पब्लिक से क्या मांगा जाएगा, क्लेम, कि देखो भाई इस कंपनी का किर्प चल रहा है, किसी का क्लेम बनता है तो आ जाओ। कहां आओ कैसे आओ ये कहां पता चलेगा, 15 में। और तीसरा तुरंत क्या अपॉइंट कर देगा, अच्छा फाइनल आरपी या आईआरपी, अभी क्या अपॉइंट कर देगा, आईआरपी, जो कुछ दिन रहेगा और कुछ दिन के बाद फाइनल आरपी आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, 3 चीजें। उसमें से अभी हम एक क्या पढ़ने वाले हैं, मोराटोरियम। तो आइए, मोराटोरियम का मतलब क्या होता है पहले ये देखो, लिखा है, अब मोराटोरियम इज ए डिले
और सस्पेंशन ऑफ एन एक्टिविटी और अ लॉ। अब समझे क्या है? इन अ लीगल कंटेक्स्ट इट में रेफर टू द टेम्पररी सस्पेंशन ऑफ अ लॉ टू अलाउ अ लीगल चैलेंज टू बी कैरिड आउट। इट इज अ लीगल ऑथराइजेशन टू डेटर टू डिले पेमेंट ड्यू। अब इसका मतलब क्या है? मोराटोरियम का मतलब एक तरीके का आप बोल सकते हैं स्टे बोल सकते हैं। आप स्टे बोल दीजिए, डिले बोल दीजिए। सुन लो अच्छे से, मोराटोरियम एग्जाम में आ सकता है। सुनो पहले, डिले या एग्जैक्टली क्या? स्टे। अब सुनो, जैसे मोराटोरियम कैसे होता है, आप समझो आईबीसी ना एक हॉस्पिटल की तरह है, जहां पे एनसीएलटी हो गया मेन हॉस्पिटल का मालिक, और जो डॉक्टर इलाज करने के लिए आ रहा है वो है आरपी। अब पेशेंट कौन है? कॉर्पोरेट डेटर। पेशेंट कौन है? कॉर्पोरेट डेटर। अब तुम लोग नहीं मानोगे तो बताना पड़ेगा। पूरा बिल्डिंग है, देखो ये बिल्डिंग है, तो हॉस्पिटल इज इक्वल टू आईबीसी। पेशेंट क्या ये पेशेंट है? देखो ना ये स्ट्रेचर पे सोया हो, देखो स्ट्रेचर है। अरे वो व्हील लगाओ। ये कौन है चलिए बताओ? कॉर्पोरेट डेटर। ठीक है। आईबीसी का जो एग्जैक्टली हॉस्पिटल का जो ओनर है, हॉस्पिटल को कौन चला रहा है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी दैट इज एनसीएलटी। हॉस्पिटल किसका है? एनसीएलटी। एनसीएलटी के डायरेक्शन पे ही डॉक्टर साहब हैं। और डॉक्टर देखो ऐसा क्या कर रहा है? इलाज। ये कौन है एग्जैक्टली? रेजोल्यूशन प्रोफेशनल। अब समझ में आ गया है ना? यही कहानी है, यही होता है। और क्या है बताओ? हॉस्पिटल इज व्हाट? आईबीसी। जैसे कॉर्पोरेट डेटर कभी भी बीमार पड़ता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती किया जाता है, तो 7, 9 और 10 में वो भर्ती हुआ। ये तो हुआ एडमिट हुआ। एडमिट होने के बाद अब एनसीएलटी सब कुछ करेगा, तो एनसीएलटी जो हॉस्पिटल का मालिक है, हेड डॉक्टर, वो भेजा किसको एग्जैक्टली? एक डॉक्टर को भेजा। अभी अच्छा, सबसे पहले जब कोई एडमिट होता है तो मेन डॉक्टर आ जाता है कि पहले इंटरिम वाला आता है? इंटरिम बुलाएगा, चेक वगैरह पट्टी उट्टी बांध दिया, उसके बाद उसका एक केस लिस्ट बनाता है कि ये बीमारी लग रहा है इसको। उसके बाद एक्सपर्ट डॉक्टर आता है, जानते हैं? 1-2 दिन के बाद आता है, ऐसे आता है। अब वो आके फिर उसका इलाज करना स्टार्ट करता है। जानते नहीं जानते? पहले कंपाउंडर आता है, कंपाउंडर हो गया आईआरपी, अब मेन डॉक्टर कौन हो जाएगा? आरपी। इलाज। अच्छा बताओ, इसका इलाज चल रहा, सुनो पहले। हाँ जी, मोरेटोरियम क्या होता है सो सुनो, है ना? इसका इलाज चल रहा है। बेचारा पेशेंट आया हुआ है, यहां पर डॉक्टर खड़ा है और पेशेंट आया हुआ, और पेशेंट से जुड़े हुए कुछ लोग बार बार उसके कान में आके बोल रहे हैं, जानते हो तुम्हारी बीमारी के चक्कर में मम्मी भी तुम्हारी बीमार है अभी, और टेंशन में, जानते हो पापा को भी हार्ट अटैक आ गया, और मरने पर आ रहा है, घर में भी आग लग गई तुम्हारी, है ना? तुम्हारी वाइफ भाग गई है, बेटा जेल में चला गया। आप बताओ, सुनो, इतनी चीजें बोलते रहो उसके कान में बार बार, इसका इलाज ठीक से हो पाएगा? आपको ने देखा होगा डॉक्टर सब क्या करता है, जहां एडमिट किया आपने वो पेशेंट डॉक्टर का हो जाता है। डॉक्टर बोलेगा तो तुम मिलोगे, डॉक्टर नहीं बोला तो आप कितने भी बड़े रिलेटिव हैं आप मिल नहीं सकते। सुना होगा आपने, समझ नहीं समझ रहे हैं? क्योंकि देखो लोग जब मिलते हैं ना, तो लोग जब मिलते हैं तो ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि मालूम चला पेशेंट और डिमोरलाइज हो जाता है। जैसे पेशेंट के पास पहुंचा देखने के लिए, आने के लिए, और क्या क्या हुआ तुम्हें? अरे हार्ट अटैक हुआ था। कितनी बार था? कहा तीसरा था। कहा तीसरे में तो लोग मर जाते हैं। अब जानते हो ये सुनते ही मर जाएगा ये, हाँ ये सुनते ही मर जाएगा। तो एक बात बताओ, इसका मतलब सबसे पहले जरूरी क्या है? अगर ये 3rd अटेम्प्ट है हार्ट अटैक का, है ना, तो सुनो, अरे सुनिए, तो इसको सबसे पहले क्या करना चाहिए? इसको सबसे अलग कर देना चाहिए, नहीं करना चाहिए? किसी से इसको मिलने नहीं देना चाहिए।
नहीं तो जानते हैं डॉक्टर इलाज भी करेगा, तुम बोल बोल के जा रहे हो, सारा इलाज बेकार हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो मोरेटोरियम का मतलब होता है कानून में स्टे लग जाना। स्टे मतलब जैसे इसकी बहुत ड्यूटी बनती होगी, इसको पेमेंट करना, उसको पेमेंट करना, उसको पेमेंट करना, उसको पेमेंट करना, कहां अभी कोई पेमेंट नहीं करेगा ये, अभी इसको कुछ टेंशन मत दो, अभी इसको कुछ टेंशन मत दो, अभी इसको छोड़ दो। जैसे कोई केस चल रहा था, केस पे क्या लगा देगा, स्टे, कि रोको भाई केस रोको, अभी रोको, इसका पेमेंट देना बनता था कहीं पे, इसको रोक दिया जाएगा, अभी मत दो पेमेंट, अभी कुछ मत करो। तुमने सुना होगा बीमार से बीमार, मतलब खतरनाक से खतरनाक आदमी जब बीमार पड़ता है उस समय उसको टेंशन नहीं दिया जाता है। आपने सुना होगा बड़े बड़े खूंखार आतंकवादी सबको भी मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है और जब वो बीमार होता है तो उसका केस रोक दिया जाता है। सुना है कि नहीं सुना है पहले? अब देखते नहीं कि लालू प्रसाद यादव भी सब जेल में रहता है, अब बीमारी के नाम पे बाहर आता है कि नहीं आता है, कि बीमार हैं तो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं तो हॉस्पिटल में आ जाता है कि नहीं आ जाता है। तो उस समय कुछ नहीं चलता, उस समय सारे लोगों को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड, कि नहीं इसको टेंशन नहीं होना चाहिए। तो वही वाला, इसको क्या बोलते हैं, मोराटोरियम। मोराटोरियम मतलब अब इसके ऊपर कोई भी टेंशन आना था, टेंशन कैसे आ रहा होगा, केस की वजह से, केस रोक दिया। टेंशन किस बात का आ रहा था, इसको डर बना हुआ, पेमेंट करना, पेमेंट नहीं करूंगा दिक्कत हो जाएगा, तो बोल दिया कोई बात है नहीं, सामने वाले को डांट दिया, नहीं मांगेगा अभी पेमेंट, पहले इसको ठीक होने दो, उसका पेमेंट मांगना से, है ना। तो सबको डांट दिया, कोई बात नहीं, बाद में दे देना, कोई भी काम बाद में कर लेना, अभी टेंशन लेना छोड़ो, अभी शांति से पहले इलाज करो। समझ में आया कि नहीं आया? तो याद रहेगा मोरेटोरियम, ठीक। चलिए जी, ये लिखा हुआ है। अब मोरेटोरियम इज डिले, डिले का मतलब अभी तुरंत करना जरूरी है कि बाद में कर लो यार, सस्पेंशन, नहीं अभी ये काम नहीं होगा, सस्पेंड करो, अभी बाद में देखते हैं। और ऑफ एक्टिविटी और लॉ, लॉ लग रहा है तो लॉ रुक जाएगा, कोई एक्टिविटी होना था तो उस एक्टिविटी को रोक दिया जाएगा। इन लीगल कंटेक्स्ट इट में रेफर टू द टेम्पररी, अच्छा जिंदगी भर के लिए सस्पेंड हो गए, टेम्पररी तब तक जब तक कि ये ठीक ना हो जाए, ठीक हो जाएगा तो उसके बाद सब कुछ करेगा, क्या दिक्कत है। ऑफ अ लॉ टू अलाउ लीगल चैलेंज टू बी कैरीड आउट, कोई भी लीगल चैलेंज अब नहीं होगा, अब रुक जाइए। अब इट इज अ लीगल ऑथराइजेशन टू डेटर टू डिले पेमेंट डू, मतलब अगर डेटर पेमेंट नहीं कर रहा है, जैसे बीमार व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा है तो कोई बात नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप मत कीजिए, ये कोई ऑफेंस नहीं माना जाएगा, हम बोल रहे हैं ना आपको, आप अभी इलाज कराओ, बाद में देखेंगे। समझ में आया कि नहीं? चलिए, ऑन द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, अच्छा बताओ तो कमेंसमेंट डेट क्या होता है? अरे ऑर्डर ऑफ एडमिशन, कितना बार बोलूंगा, ऑर्डर ऑफ एडमिशन से मान लिया जाता है क्रिप स्टार्ट हो गया, है ना। द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी शैल बाय द ऑर्डर, शैल का मतलब ये ऑर्डर मोरेटोरियम डिक्लेयर होगा ही होगा। अभी ऊपर तो बोल रहा था कि 3 चीज पक्का हो, मोरेटोरियम होगा ही होगा। अच्छा जरा बताओ तो क्या क्या रोका जाएगा? द इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट और कॉन्टिन्यूशन ऑफ पेंडिंग सूट और प्रोसीडिंग अगेंस्ट द कॉर्पोरेट डेटर इंक्लूडिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनी जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, ट्राइब्यूनल, आर्बिट्रेशन पैनल और अथॉरिटीज। का मतलब सारे केस रुक जाएंगे, जो केसेस चल रहे थे, जो भी डिसीजन आया था, सब कुछ सस्पेंड, सब कुछ सस्पेंड। दूसरा, ट्रांसफरिंग, एनकम्बरिंग, एलिनिएटिंग और डिस्पोजिंग ऑफ बाय द कॉर्पोरेट डेटर एनी ऑफ इट्स एसेट्स और ए लीगल राइट और ए बेनिफिशियल इंटरेस्ट। मतलब अब आप अपना कोई सामान जैसे बेच रहे थे, बिल्डिंग बेच रहे थे, तो बिल्डिंग बेचना भी क्या हो जाएगा, बंद। मतलब जो भी काम आप कर रहे थे सब पे क्या लग जाएगा, स्टे, रुक जाओ। एनी एक्शन टू फोरक्लोज, रिकवर, एनफोर्स, इवन सारफेसी एक्ट के अंदर कुछ लोग रिकवरी कर रहे थे, क्या कर रहे थे, रिकवरी। बैंक आके तुम्हारी बिल्डिंग को बेच रहा था, नहीं समझे, बिल्डिंग का ओनर खुद बन जा रहा था, इसी को बोलते हैं फोरक्लोजर, है ना। सब रुक जाएगा, सब, सारफेसी भी सस्पेंड हो जाएगा, सब रुकेगा अभी। उसके बाद द रिकवरी ऑफ एनी प्रॉपर्टी बाय एन ओनर और लेस और वेयर सच प्रॉपर्टी इज ऑक्युपाइड बाय और इन पोजेशन ऑफ द कॉर्पोरेट डेटर। प्रॉपर्टी किसी का भी है लेकिन अगर कॉर्पोरेट डेटर के हाथ में है और ओनर ही ले रहा था वापस, उसको भी रोक दिया जाएगा, अभी रुक जाओ भाई। मतलब जहां किर्प स्टार्ट हुआ, किर्प स्टार्ट होते ही और जहां मोरेटोरियम डिक्लेयर हुआ, सब कुछ रुक जाएगा। केस चल रहा, केस रुक गया, एसेट ट्रांसफर हो रहा था, रुक गया, सारफेसी में रिकवरी चल रहा था, रुक गया, कंपनी के किसी भी एसेट, हो सकता है वो एसेट कंपनी का ना हो, किसी और का हो, वो भी वापस नहीं ले सकता, क्योंकि अभी क्या लग गया है, मोरेटोरियम। चलिए, लेकिन एक चीज नहीं रुकेगा, जल्दी बताओ। अच्छा, सप्लाई ऑफ एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज रुकेगा? मालूम चला कहा सर मोरेटोरियम, कुछ लोग कुछ ज्यादा इमोशनल हो गए, कौन सब कुछ रुकेगा, सब कुछ रुकेगा, सांस लेना भी रोको इसका। अच्छा बोले जैसे डॉक्टर ने बोला कि अभी पेशेंट आ गया है, अब कुछ भी नहीं होगा, अब किसी लोगों ने क्या किया, नाक दबा दिया, कुछ भी नहीं तो सांस भी नहीं लेगा, बात खत्म। अरे सांस नहीं लेगा तो यार मर जाएगा ना यार। अच्छा, सांस लेना एसेंशियल है कि नहीं पहले बताओ। तो उस कॉर्पोरेट के लिए जो एसेंशियल चीजें हैं वो उसकी सप्लाई जारी रहेगी,
अरे जिंदा तो रहेगा कम से कम। तो जो एसेंशियल गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, वो तो जारी रहेगी। अब ऐसा नहीं कि लाइट काट दिया गया, लाइट चलता रहेगा, पानी का सप्लाई चलता रहेगा, कंपनी के अंदर जो रॉ मटेरियल्स हैं जिससे प्रोडक्शन चल रहा था वो सब आपको चलता रहेगा। जो चीजें आपको परेशान करें उसको रोका जाएगा, जो चीजें बेनिफिट में वो उसको थोड़ी रोका जाएगा। चलिए बाकी बताओ। तो इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट का मतलब फिर वही डेट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7, 9 और 10 एज द केस में बी। अच्छा ये क्या लिखा हुआ? अच्छा अभी क्या बात है, मोरेटोरियम लगता है सब पे स्टे लग जाएगा, लेकिन ये वाला सेक्शन कुछ जगहों पे नहीं लगेगा, इसका मतलब उस पे स्टे नहीं लगेगा। अरे सेक्शन 14 लगने का मतलब स्टे है, और 14 नहीं लग रहा है, इसका मतलब उस पर स्टे नहीं लगेगा, वो तो चलता रहेगा। पहला क्या? सच ट्रांजेक्शन एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन विथ एनी फाइनेंशियल रेगुलेटर। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने आरबीआई से पूछ के, फाइनेंशियल रेगुलेटर कौन है? आरबीआई, आईआरडीए, इन सबसे पूछ पाछ के कोई 10-12 ट्रांजेक्शन का लिस्ट बता दिया है, तो जो लिस्ट बता दिया है भाई वो तो चलता रहेगा, वो तो चलता रहेगा। और श्योरिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी टू अ कॉर्पोरेट डेटर, इसका मतलब कॉर्पोरेट डेटर का जो गारंटर था, कॉर्पोरेट डेटर का जो गारंटर था, क्या उसका भी लीगल ऑब्लिगेशन रुक जाएगा कि वो तो चलता ही रहेगा? कॉर्पोरेट डेटर में दिक्कत है ना, उसकी गारंटर में थोड़ी दिक्कत है। तो गारंटर तो चलता रहेगा, मतलब गारंटर की जो लायबिलिटी है वो तो चलती रहेगी, गारंटर तो लायबल रहेगा। गारंटर को के ऊपर थोड़ी मोरेटोरियम लगा है, मोरेटोरियम किस पर लगा है? कॉर्पोरेट डेटर पे। चलिए और क्या लिखा है? वही चीज लिखा हुआ है, वो तो यही वाला लाइन तो फिर से लिख दिया, नहीं लिख दिया? चलिए अब ये क्या लिखा हुआ है? अरे यार दोनों चीज को 2-2 बार लिखे हुआ है, तुम देखो तो, नहीं लिखा है? तो तुम चाहो तो इसको काट भी सकते हो या रहने भी दो, दोनों चीज सेम है, एकदम सेम है। आप सुनो, चक्कर क्या है कि अगर तुम इसको रखोगे या बाद में तुम दोनों को अलग समझ गए तो तुम्हारे साथ तो कुछ भी हो सकता है ना, चक्कर ये है। तो तुम इसको काटना चाहो तो काट दो, रखना चाहो तो रख लो, बाकी यार लिखना चाहो सेम सेम तो सेम नहीं, छीछी नहीं। अच्छा मोरेटोरियम का ऑर्डर आने से क्या होगा? इफेक्ट ऑफ ऑर्डर ऑफ मोरेटोरियम। अच्छा बताइए मोरेटोरियम कब तक चलता रहेगा? विल कॉन्टिन्यू टू बी इन इफेक्ट टिल द कंप्लीशन ऑफ किर्प। जनरल रूल है कि एक बार मोरेटोरियम लग गया, मैंने बोला ना जब तक इलाज ना हो जाए तब तक आप परेशान मत कीजिए, तो मोरेटोरियम तो यही है। तो जब तक पूरा किर्प खत्म ना हो जाए, जब तक पूरा किर्प खत्म ना हो जाए मोरेटोरियम लगा रहेगा। लेकिन एक केस में पहले भी खत्म हो सकता है, बोलो तो सबसे पहले टिक लगाओ, टिल द कंप्लीशन ऑफ किर्प नंबर 1, यहां तक चलता रहेगा। नंबर 2, और द अप्रूवल ऑफ अ रेजोल्यूशन प्लान बाय द एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। मतलब एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने क्या बना दिया? रेजोल्यूशन प्लान बना दिया। रेजोल्यूशन प्लान बनने का मतलब है, मतलब हो गया, काम हो गया। अब उस रेजोल्यूशन प्लान को अपने इंप्लीमेंट करो और तुम बच जाओगे। तीसरा, और द रेजोल्यूशन ऑफ द कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स, मतलब कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया कि अब हमें मोरेटोरियम की जरूरत नहीं है। किस बात का? अच्छा किस बात का लेके जानते हो? अच्छा ये इस बात का रेजोल्यूशन पास कर लिया कि हम लिक्विडेट कराएंगे, मतलब कंपनी को क्या कराएंगे? लिक्विडेट। तो बताओ इस तीनों में से जो अर्लियर डेट हो, इन तीनों में से क्या हो? अर्लियर डेट। नंबर 1, या तो पूरा किर्प खत्म हो तब, या मालूम चला रेजोल्यूशन प्लान बना तब, या क्रेडिटर्स ने क्या बोल दिया? हमें नहीं चाहिए किर्प, हम तो इसका क्या करवाएंगे अब? लिक्विडेशन। तीनों में से जो डिसीजन पहले आ जाए, तीनों में से जो डिसीजन पहले आ जाए, तीनों में से जो भी पहले आएगा वहीं तक क्या चलेगा? मोरेटोरियम। ठीक। अच्छा एक बात बताओ, मोरेटोरियम का जो डिक्लेरेशन होता है उससे क्या क्या फायदा मिलता है? सबसे बड़ा फायदा तो ये मिलता है, मल्टीपल प्रोसीडिंग्स नहीं चलती हैं, फिर एक ही चलता है, आईबीसी। क्या चलता है? आईबीसी चलता है। बाकी सारे लॉ क्या हो जाते हैं? सस्पेंड। बाकी सारे लॉ क्या हो जाते हैं? सस्पेंड। जिससे कि कन्फ्लिक्टिंग वाली जो बात होती कि ये लॉ दोनों कन्फ्लिक्ट कर गया आपस में, वो सारी कहानी खत्म। एक ही लॉ चलेगा, कौन? आईबीसी। बाकी सारे लॉ क्या हो जाएंगे? सस्पेंड। दूसरा जगह बताओ तो, क्या कॉर्पोरेट डेटर का जो एसेट्स है,
कम से कम वो इंटैक्ट रह जाता है। इंटैक्ट का मतलब जानते हो, कंपनी की हालत खराब है, पैसा वापस नहीं कर पा रही है, और अगर आप मोराटोरियम नहीं लगाओगे तो कोई क्रेडिटर इधर से एसेट लेके भाग गया, कोई उधर से एसेट लेके भाग गया, मालूम चला क्या करूं मैं प्रोसेसिंग। वही वाला बात है कि मैं इलाज कर रहा हूं, उसको दवाई खिलाता हूं, कोई कुछ आगे बोल देता है, इसका बीपी बढ़ जाता है फिर से। ये हुआ ना। तो इससे अच्छा है कि अभी मोराटोरियम लगा दो, और सबसे बड़ा मोराटोरियम होते ही तुम्हारा एसेट भी ट्रांसफर नहीं हो सकता, तो एसेट इंटैक्ट बच जाता है, जिसका और अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है कहां, आईबीसी में। तीसरा क्या कंपनी अपना गोइंग कंसर्न में आराम से चलती रहेगी? मतलब देखो, दोनों चीज चलता रहेगा। कंपनी चल रही है आराम से, कोई परेशान नहीं कर रहा, आप कंपनी का बिजनेस भी चल रहा है, इधर से क्रिएटर अपना क्या करवा रहे हैं, रेजोल्यूशन भी करवा रहे हैं, दोनों आराम से चल रहा है। नहीं तो देखो, दोनों को अलग कर दिया ना। क्या बोला, कंपनी चल रही है तो कंपनी कोई परेशान नहीं करेगा, क्रिएटर तुमको दिक्कत है आ जाओ आईबीसी में, दोनों साथ साथ चला रहे हैं, कंपनी भी चल रही है और रेजोल्यूशन भी चल रहा है। और सबसे लास्ट में क्या लिखा हुआ है, मैंने पहले बोल दिया था कि जब उसके वो एसेट बेचने से मना करते हो तो एसेट बच जाता है, और उस एसेट का आईबीसी के अंदर और अच्छे से इस्तेमाल हो सकता है। नहीं तो समझ नहीं रहे हो, अगर आप नहीं रोकेंगे तो लूट मच जाएगा, मालूम चला सारा क्रिएटर है, कोई क्रिएटर आया, मालूम चला कंपनी का एक एसेट उठा के ले गया, लोन था 5 लाख का, एसेट ले गया 7 लाख का, लूट मची हुई ना, कोई भी कहीं से भी खींच के ले जा रहा कोई चीज। लेकिन मोराटोरियम लगाते सब पे स्टे लग गया। अब बढ़िया से आईबीसी में पहले लिस्ट बनेगा एसेट्स का, फिर बुलाया जाएगा सारे क्रिएटर्स को, अब देखता हूं ना कि इसको क्या एसेट देना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा ये कहानी? थोड़ा आगे बढ़ ही जाते हैं। पब्लिक अनाउंसमेंट तो कर ही लो। चलो कोई बात नहीं, कल से फाइनल में क्या स्टार्ट होगा, पब्लिक अनाउंसमेंट। कल कि परसों, पलचो है ना। ठीक है, तो चलिए आईबीसी में एग्जीक्यूटिव की क्लास यहीं तक, फाइनल में अब ये आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए अब क्या स्टार्ट होगा तुम लोग का, एफएम ना।